हम्म। ठीक है। हाँ। ECM। तो ईसीएम डैश जो होता है हमारा, ये 50% ऑफ द ईसीएम होता है। ये क्लॉज 6.4.2.5 पार्ट 4 का थर्ड में लिखा हुआ है। जी सर। पार्ट फोर, पार्ट फोर ये है। और थर्ड ये है, इन जनरल द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोडिंग ड्यू टू क्रीप shall be obtained separately and added to those as simplification for the overall analysis of the structure. The value of ECM can be modified by a factor of 1 plus 1 plus 5। ये इक्वेशन 6.9, टेबल 6.9 में इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है। अप्रोक्सीमेटली ये 50% ऑफ द आपका ये इसी आता है, इसी ईसीएम आता है। मतलब इसको आप वैसे क्रीप फाई फाई निकाल के भी कर सकते हो। और मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ, एफ सी टी इफेक्टिव, ये भी अपने को टेबल 6.5 में दिया हुआ है। टेबल 6.5 अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे M40 के लिए ये वैल्यूज यहाँ एफ सी टी एम की, एफ सी टी एम, एफ सी टी एम, ये 3.0 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। जी। ये 3.0 है। हम्म। और एफ सी डी इज 0.447 एफ सी के। ये भी IRC 112 में ही दिया हुआ है कि एफ सी डी जो है वो आपका इसका 0.447 एफ सी के होगा। एफ सी डी कहाँ गया? या आप यहाँ भी देखिए, ये यहाँ पे क्लॉज में एफ सी टी एम की निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है कि एफ सी टी एम जो है वो 0.259 ऑफ एफ सी के 2/3 फॉर ग्रेड लेस देन 60 MPa। और अगर आपका ग्रेड 60 MPa से ज्यादा है तो ये 2.27 ऑफ लॉग 1 प्लस एफ सी एम डिवाइडेड बाई 12.5 होगा। तो एफ सी टी एम का ये दो फॉर्मूले हैं, या तो आप क्रीप से निकाल लीजिए, या ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे आप निकाल सकते हैं। और एफसीडी जो है वो हमारा होता है 0.447 एफ सी के। एफसीडी क्या है इसका नॉमनक्लेचर, एक मिनट, उससे भी देख लेते हैं नॉमनक्लेचर में एफसीडी को ये क्या कह रहा है। एफसीडी इज डिजाइन वैल्यू ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये हमारी डिजाइन वैल्यू है, जो कि मतलब हम भले ही M40 के लिए कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिजाइन वैल्यू जो रहेगी वो यही रहेगी, वो 17.88, 0.447 ऑफ एफ सी के। क्रीप
फाई मेरा क्रीप है, जो कि 2.20 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्रीप के लिए एक्चुअली एक अलग से शीट बनती है, जहां से हम लोग क्रीप डिफाइन करते हैं कि क्रीप क्या रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब पहले ही कैलकुलेट करके इसको 2.2 डाला हुआ है। क्रीप की एक अलग कैलकुलेशंस है पूरी। IRC 112 में क्रीप के लिए पूरी एक कैलकुलेशन दी हुई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्रीप कैलकुलेशन हो रही है। ये देखिए, ये M35 के लिए है। अगर हम इसको M40 करते हैं और FCM M50 हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन फॉर लेस देन 45 mm, ये क्रीप की वैल्यू ये रहेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, H0 और इन सब को निकालते हुए ये क्रीप का एक वैल्यू आता है। तो यहाँ पे 1.43 आ रखा है, वहां पे वो 2.2 आ रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन योर दिस, मेनली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल H0। H0 जो है वो 2AC का वो रहता है। H0 भी IRC 112 में डिफाइन किया हुआ है कि H0 आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां से ये क्रीप का फैक्टर आता है। एप्सिलॉन UK, स्ट्रेन इन द सेक्शन, ये आपको एप्सिलॉन UK निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पे IRC 112 में दिया हुआ है। श्रिंकेज जो है, इसको निकालने के लिए ये देखिए, ये क्रीप का फॉर्मूला है। H0 is 2AC divided by U, where A is the cross-sectional area and U is the perimeter of member in the contact। ये पूरा क्रीप को निकालने के लिए बेसिक इक्वेशन फॉर क्रीप कोफिशिएंट। अब एप्सिलॉन यू, यू के लिए भी एप्सिलॉन UK इज 0.002 डिवाइडेड बाई ग्रेड ऑफ योर स्टील डिवाइडेड बाई 2 to the power 10 to the power 5। सर ये ये कि जो क्रीप का वैल्यू हुआ है उसी वाला सीट से उठ के आ रहा है क्या, वो क्रीप कैलकुलेशन से आ रहा है? नहीं, ये क्रीप कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कहीं किया होगा। एक मिनट में, शीट हाइड है क्या? नहीं, ये क्रीप कैलकुलेशन हमने करके निकाला होगा 2AC/U के फॉर्मूले से। ये जो क्रीप का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ना, बेसिक हाँ हाँ, इक्वेशन और फॉर, अभी तो आप दिखा रहे थे, अभी जो क्रीप का दिखा रहे थे वो किसके वो लिए था? दूसरा दूसरे उसका दिखा रहा था, वो अपार्टमेंट का डिजाइन था। ओहो, अभी हम लोग आएंगे उस पे तो आएंगे ना सर अच्छे से? हाँ, मतलब बेसिकली आप क्रीप को फाइंड आउट करना होता है आपको। उसके लिए पूरा एक वो IRC 112 में ये दिया हुआ है बेसिक। द क्रीप कोफिशिएंट में भी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला 5RH बीटा एटीन और पॉइंट एफ। बेसिकली सर ये होता क्या है ये, और ये हम लोग निकालते क्या है? व्हाट इज क्रीप सर, मतलब कि क्या है सर ये वाला? क्रीप एक इज बार बोले। बेसिकली द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ड्यू टू श्रिंकेज, क्रीप और ये सब की वजह से जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना स्ट्रक्चर में, हाँ वो that is for calculation of crack width and the stresses induced due to the long term effects in the structure। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्रीप को।
ये एप्सिलॉन यूके दैट इज द स्ट्रेन, इट इज 0.002 प्लस योर एफ एफ वाई के डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ठीक है सर। इसमें देखते हैं, एक मिनट, एक्सेलेंस यूके कहाँ दिया हुआ है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे को ये लिखने का था, लेकिन मिस हो गया ये। एप्सिलॉन यूके अच्छा सर, पेड नहीं लेके गए क्या सर, पेड? दिया हुआ है। एप्सिलॉन यूके characteristic strain of reinforcement or pre-stressing steel at maximum load angle. Epsilon is basically for strain only. ठीक है, एप्सिलॉन यू के फॉर्मूला, एक मिनट। Where 0.9 is epsilon UK, epsilon UK, epsilon UK इसमें देखना पड़ेगा किधर है। बेसिकली इट इज 0.002 प्लस हम्म, Fe 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 5 वो रहता है। एप्सिलॉन यूडी, एप्सिलॉन यूडी इज द स्ट्रेन, अगेन स्ट्रेन क्लॉज 6.2.2 में ये दिया हुआ है। क्लॉज 6.2.2। एप्सिलॉन यूडी इज 0.9 एप्सिलॉन यूके। ये आप देखोगे तो इधर एप्सिलॉन यूके का भी इधर ही होना चाहिए। एप्सिलॉन यूके इज for FE5 450 UK shall be taken as 5% maximum. For grade FE415 it should be taken as 8% maximum. For all other grade it should be taken 2.5% maximum. This is basically from this stress strain curve. Our epsilon UD is 0.9%, 0.9 of epsilon UK. ये अगेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है कि हमें इसको क्या लेना है। ये क्लॉज इधर तो दिया हुआ है कि इट शुड बी 0.9, बट अगेन यहाँ पे एनेक्सर A3 में इसको अलग से
और क्लासिफाई किया हुआ है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमें एक्सेलेंस U1 एंड U2 हमने 0.35 2.6 ये इधर है ना 2.6 3.5 90 फॉर दिस, इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाल रखा है। 2.6 प्लस 35 ब्रैकेट 90 माइनस 0.8 इंटू दिस, दिस इज एप्सिलॉन UD। either you can take it if it is less than फॉर ग्रेड, एक्चुअली इधर कुछ ये IRC 112 में पहले सब ग्रेटर देन FC के 60 डिग्री 60 MPa कर दिया था, लेकिन इसके बाद में जो अमेंडमेंट आया उसमें लेस देन और ग्रेटर देन 60 MPa किया था। तो आइदर यू कैन टेक एप्सिलॉन UD एज 90, ये तो 90% है, ये परफेक्ट है। एप्सिलॉन CU2 इट इज, दिस इज फॉर लेस देन 60 MPa एंड दिस इज फॉर ग्रेटर देन 60 MPa। यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ग्रेटर देन 60 MPa ही लिखा हुआ है, हाँ, जबकि ये पहला वाला जो दोनों। है दैट इज फॉर लेस देन 60 MPa और एप्सिलॉन प्रिंटिंग CU2 मिस्टेक है। है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, वो बाद में करेक्शन होके आया था अमेंडमेंट में। और ओके ओके सर। XU max/D, XU max/D कुछ नहीं है मेरा, एप्सिलॉन UD डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन UD प्लस एप्सिलॉन CU2, दिस इज माई XU max/D। ये ठीक है। ये वाला समझ में आया, XU max कैसे निकल रहे हैं हम। हम्म। स्नेह वल्लभ। हाँ सर, ये तो उसको डिवाइड करके हाँ, ये कुछ एक्स यू भी नहीं कर मैक्स। रहे हम लोग, C = T वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये देखो इधर। ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500, ES मेरा 2100 है, ये है एज पर टेबल IRC। इसको भी 500 ही कर दो अभी के लिए। गामा S इज बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15। एप्सिलॉन YK इज FYK डिवाइडेड बाय ES। एप्सिलॉन YD FYD डिवाइड, ये बेसिकली जो ग्राफ दिखाया ना, ये यही ग्राफ है जो हम इधर देख रहे हैं। एक मिनट, नीचे ही चलते हैं अपन।
ठीक है। ये ग्राफ कुछ नहीं है, यही यही ग्राफ है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एप्सिलॉन्स, एफ सी डी, एफ सी के, एप्सिलॉन्स एस, और यहाँ पे लेबडा की वैल्यू दी हुई है, जो कि हम लोग इधर आपको एप्सिलॉन्स यू डी इज 0.9, एप्सिलॉन्स यू के, एफ वाई इज एप्सिलॉन्स एस, इफ एप्सिलॉन्स एस is less than epsilon yd, fyd if epsilon is greater than equal to epsilon। ये आपको यहाँ पे ये जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिक इक्वेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर नॉन लीनियर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से ही हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M40 है, FCD इतना है, अल्फा FCK गामा डिवाइडेड बाय गामा M, बीटा एंगल, अल्फा एंगल, गामा FCD स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ये निकाल रहे हैं। देन एप्सिलॉन 2 इज 2 प्लस 0.085, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ग्रेटर देन 60 अगर है, और 0.2% अगर लेस देन 60 है। एप्सिलॉन्स U2 2.6, यहाँ पे ये फॉर्मूले जो दिए हुए हैं अभी हमने देख रहे थे, ये है ना, एप्सिलॉन्स U2 2.6, 2.6 प्लस 3590 माइनस 0.8 FCK, या 35% इफ इट इज लेस देन 60, तो ये 0.0035 हो गया। नाउ सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है। म्यू का भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, म्यू इज एप्सिलॉन सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन सी एल, कॉम्प्रेसिव जोन फैक्टर, इसका भी यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ब्लॉक में डिफाइन किया हुआ है। लेमडा इज इक्वल टू 0.08, म्यू इज इक्वल टू 1.0 फॉर लेस देन 60, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एफ सी के माइनस 60 डिवाइडेड बाई इफ इट इज ग्रेटर देन दिस, एप्सिलॉन U3 एप्सिलॉन एस कॉम्प्रेसिव इक्वल टू टेंशन। ये सेम चीज हम यहाँ पे प्लॉट करते हुए एप्सिलॉन U2 का वैल्यू यहाँ से निकाल के, और XU मैक्स बाई डी यहां से निकाल के, XU मैक्स 0.464 ऑफ डी निकाल रहे हैं। स्नेह वल्लभ, ये समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, बाकी इसको टाइम देने से ही होगा। देख देख के कैसा तो इसको इतना जल्दी तो नहीं होगा। इसको कल हम लोग ना पूरे डिटेल में कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ सर, ये आज वाला जो है ना, टर्मिनोलॉजी अलग अलग आ रहा है टेबल में, तो इसमें थोड़ा नहीं, टाइम क्या है से ना, नहीं तो देखिए चल फॉर्मूले रहा था। इतने सारे, मतलब वो हैं कि अभी अगर एक एक फॉर्मूले को हम भी चेक करने जाएंगे ना, तो हमको खोजने में IRC 112 में काम टाइम लगेगा। तो हाँ इसको सर। इसको हम कल पूरा डिटेल में एक एक फॉर्मूला लिखेंगे, कहाँ से ये लिया गया है, और हाँ, कहाँ इसको, से लिया गया वो रहेगा तो इजी हो जाएगा सर। हाँ, तो कल इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन वाला ये। हम्म। ठीक है, तो XU मैक्स बाई डी इज 464, ये तो समझ में आया ना स्टे, मतलब कैसे आया? हाँ हाँ, सही तो फॉर्मूला से आया था ना। हाँ, ये हम इधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन कर रहे हैं। XU मैक्स इज, that is 0.035 divided by 0.045 d minus XU, where d is your total depth minus the neutral axis। वो जो फॉर्मूला नहीं है, d माइनस XU, वो क्या वो
0.87 FY मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस XU 0.04 कुछ ऐसा है ना। हाँ हाँ हाँ। कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। नहीं, 0.036 FC kbd, और टेंशन इज इक्वल टू 0.87 87। FY AST ब्रैकेट D माइनस XU। हम्म। हाँ सर। बस यही यही फॉर्मूला है ये। इसको कल पूरा डिटेल में वो करेंगे हम लोग कि ये फॉर्मूला कैसे इवोल्यूएट करके। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन ही हम लोग कर रहे हैं और XU मैक्स निकाल रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो ये 0.6436 XU मैक्स बाई D आया है वो यहाँ से ही आया है। यहाँ पे आपको 646 दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ 3 डिजिट में है, यहाँ 4 डिजिट में है। ठीक है। अब चलते हैं हम आज यूएलएस कैपेसिटी डिजाइन करके वो करेंगे। यूएलएस का लोड फैक्टर निकाल के हमको हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। हमने यहाँ यूएलएस की लोड कैपेसिटी चेक की थी, 4.1 बेंडिंग मोमेंट आ रहा था और 10.59 हमारा फेस पे आ रहा था। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लेके आ गए। विड्थ हमारी 1000 mm है। डेप्थ हमारी टोटल डेप्थ 240 है। टोटल डेप्थ हमारी 240 है। और छोटा डी जो है दैट इज 240 माइनस 45 mm माइनस बार डायमीटर का आधा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 189। हमने बार डायमीटर 12 mm पकड़ रखा है। तो दिस इज इक्वल टू 240 माइनस 45 mm माइनस 12/2। सर सिंगल कवर करेंगे क्या कंसीडर? कवर तो ऊपर हाँ। नीचे दोनों होगा ना सर? नहीं, ऊपर नीचे दोनों होगा। जब हम ऊपर के बार डिजाइन कर रहे हैं तो ऊपर का कवर पकड़ेंगे, नीचे का कवर डिजाइन होगा तो हम नीचे का पकड़ेंगे। सर क्लियर है सर, वरना मैं अभी यही सोच रहा था कि दो कवर में एक ही ले रहे हैं। ठीक है। ये 189 हाँ है। ठीक सर। ठीक सर। ठीक है। अभी एरिया ऑफ स्टील जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड एरिया ऑफ स्टील जो हमने प्रोवाइड किया है वो है 12 mm एट 100 स्पेसिंग पे, जिसका टोटल एरिया होता है 1131 mm²। ये हम यहाँ पे लेके आ गए। अब एक्सयू मैक्स मेरा क्या है? एक्सयू मैक्स ये है 0.464 मल्टीप्लाइड बाई डी, दैट इज 189। तो अगर हम यहाँ पे इसको 0.464, ये फिर खत्म होने जा रहा है स्नेह वल्लभ, कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये सर मुझे लग रहा है कुछ तो आप कुछ गलत प्रोसीजर फॉलो किए सर। देखते हैं उसको, आइए वेडनेसडे को देखते हैं नहीं, सर। पेमेंट तो कर दी है ना। ठीक है। देखते हैं सर उसको। ये 87.62 आ रहा है हमारा, 87.61 आ रहा है क्योंकि ये हमने 0.464 पकड़ लिया है, वो 463 कुछ है। ठीक है। हम्म, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज बेसिकली हमने जो एक्सयू मैक्स बाई डी निकाला है उससे ही मल्टीप्लाई कर 189 को किया है। 0.4636 को 189 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ माई ओरिजिनल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कंपेरेज एक्सयू मैक्स बाई डी, तो हमने C इज इक्वल टू टी निकाला।
अब हमको ये चेक करना है कि मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी वजह से इससे ज्यादा तो नहीं आ रही है। अगर इससे ज्यादा आएगी तो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के जो भी फॉर्मूले हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर रहे हैं। एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.362 एफ सी के इंटू विड्थ। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। 0.87 एफ वाई 500 इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 0.362 एफ सी के हमारा 40 है डिवाइडेड बाई विड्थ 1 मीटर है। तो उसको हमने अभी यहाँ पकड़ा ही नहीं है। तो मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो 0.33.98 आ रही है, जो कि 87.62 से ज्यादा कम है। तो मेरा जो सेक्शन है, मतलब मेरी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो अगर हम जैसे टी बीम वाला सेक्शन मानते हैं या कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक मानते हैं, तो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है अगर विद इन द फ्लेंज लाई कर रही है तब तो रेक्टेंगुलर सेक्शन एज के सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम जो एक्सयू मैक्स बाई डी को क्रॉस कर गई, अगर मान लीजिए मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 90 आ जाती, तो ये जितने भी फॉर्मूले डिराइव्ड हैं कैलकुलेशन के, दीज आर फॉर based on the assumption that my depth of neutral axis lies within the flange of the section। हम्म, स्नेह वल्लभ, ये तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ हम्म। हाँ हाँ, यस सर। अगर ये सेक्शन ऐसा होता और मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाती, तो मेरा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का फॉर्मूलेज डिराइव्ड हैं वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। ओके सर। अब ए एस टी कैलकुलेटेड कुछ नहीं है, मूवमेंट डिवाइडेड बाय 0.87 एफ सी एफ वाई डी माइनस 0.1416 एक्स क्यू एक्स यू। ए एस टी कैलकुलेटेड कुछ भी नहीं है, जो हमारा मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है हमारा 4.102 डिवाइडेड बाय 0.887 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.4 एक्स यू या 41x6 एक्स यू। ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे बेसिकली ये सेम ही फॉर्मूला जो है अभी हम जो सी इज इक्वल टू टी की बात कर रहे थे, यही फॉर्मूला सी इज इक्वल टू टी में भी यूज होता है। बस इसमें क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी डी दैट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। सेम। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे हमने ए एस टी कैलकुलेटेड निकाल लिया है कि हमारा ए एस टी कितना आना चाहिए एज पर द मूवमेंट, डिजाइन मूवमेंट। लेकिन अभी आप देखो, अभी हमने डिजाइन मूवमेंट के हिसाब से तो हमारा 539 आना चाहिए, लेकिन हमने ए एस टी प्रोवाइड किया है 1130। जस्ट डबल हो गया ना इसका। तो हम्म। अगर हम यहाँ पे 560 भी दे देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कैलकुलेटेड
एएसटी तो 539 आ रहा है, फिर हम इतना हम्म ज्यादा क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब अगर हम इसको 12 को 200 भी कर दें तो भी मेरा एएसटी कैलकुलेटेड तो इससे ज्यादा ही है यहाँ पे। इस बेसिकली इस डिजाइन मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। इस डिजाइन मूवमेंट के लिए मेरा एएसटी रिक्वायर्ड अभी 518 आ रहा है, जबकि मेरा प्रोवाइडेड 565 है। तो ये तो मतलब ठीक ही है ना? ऐसा नहीं होगा। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम एसएलएस में जाएंगे तो एसएलएस में देखेंगे आप, यहाँ पे ये रिवाइज करने को आ रहा है रेयर कॉम्बिनेशन में। समझ में आ रहा है? हमारा यूएलएस में तो पास हो गया, यूएलएस में तो यहाँ पे ये पास हो रहा है। हम्म लेकिन जब हम रेयर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो सेम लोडिंग के लिए, सेम मूवमेंट के लिए ये रिवाइज शो कर रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एफ वाई है वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 300 MPa के लिए एज पर कोडल प्रोविजन। अगर आपको टॉर्जन चेक नहीं करना है तो आप अपनी एफ वाई की वैल्यू जो है रेयर कॉम्बिनेशन में 300 MPa पे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस जो है वो आप देखिए 448 पे पहुंच जा रहा है। ठीक है। हम्म तो इसके लिए यहाँ पे इस ये इस वैल्यू का हम अभी वहां पे लिए चलते हैं। ये 448 को हम इसके सामने रख देते हैं। अभी सर ये बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी कल करेंगे फिर। हाँ, अभी जस्ट और 1 मिनट भी नहीं है शायद, फिर ये इसका थोड़ा देखिए। कंक्लूड कर हाँ, ले। ये 448 आ रहा है ना? अब हाँ इसको मैं 12 को 150 करता हूं अगर, तो ये 339 आता है। और 12 को मैं जब 100 करता हूं तब जाके ये मेरा स्ट्रेस 300 से कम हो रहा है। यानी मैं इसको 110 रख सकता हूं या 120 रख सकता हूं, लेकिन मैं इसको हम्म 200 नहीं रख सकता यहाँ के हिसाब से, 532 या 245 के हिसाब से। तो कोड ने हमें हर जगह रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ के हिसाब से तो मेरा मतलब मिनिमम जो बेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से रेनफोर्समेंट आ रहा है वो 532 आ रहा है। तो 532 की जगह मैं 800 प्रोवाइड कर दूं तो भी चलेगा। लेकिन मेरा रेयर कॉम्बिनेशन में ये रेयर और क्रैक विड्थ में फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे 942 mm स्टील प्रोवाइड करके चल रहे हैं।